सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको डिस्कस करते हैं। हमने भाई 640% डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने 640% नहीं देखे तो ये क्लास देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता आपके पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछे जाए। तो आप पे डिपेंड है आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ पहले पर्सन से जुड़े होंगे। जो साथी नहीं जुड़े हैं, एक बार पहले पर्सन से जुड़ जाइए और एंड तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जो तैयारी है कैसी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे और आपका जो स्कोर है हरियाणा ग्रुप डी में यहां से बेहतर होगा। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज के बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध है। भाई आप सभी को पता भी होगा और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। हरियाणा का तूफान किसको कहा जाता है। भाई कपिल देव को हरियाणा का तूफान कहा जाता है, सभी जानते होंगे। हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान किसको कहा जाएगा, कपिल देव को। तो कपिल देव का जन्म कब हुआ भाई, 6 जनवरी 1959 को। ये क्या थे भाई, दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज कौन थे, कपिल देव। भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान रहे भाई। 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ इन्होंने जिताया था। तो 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो क्या इन्हीं की कप्तानी में ये विश्व कप जीता गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई कपिल देव की पुस्तक का नाम बताओ। क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल किसकी पुस्तक है, कपिल देव की। इन्होंने क्रिकेट से कब संन्यास लिया, 1994 में। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है विश्व में भाई इन्हीं के नाम है, 434। तो 434 भाई सर्वाधिक विकेट लेने वाले, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में 5000 से अधिक रन बनाने वाले भी यही हैं। तो 5000 से अधिक रन इनके नाम है और 434 विकेट इनके नाम है। ठीक है, ये आपके पास डाटा है, ये आप अच्छी तरीके से याद करके रखें, पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है। तो हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन कौन सी नदी में होता है, यमुना नदी में। तो बात करते हैं भाई यमुना नदी का उद्गम, यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलेगी भाई, यमुनोत्री के उत्तराखंड से। कहाँ से, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी। और कहाँ पर प्रवेश करती है ये भाई, आपकी कहाँ पे प्रवेश करेगी, ताजेवाला गांव यमुनानगर के अंदर प्रवेश करती है। तो कहाँ पे प्रवेश करेगी, ताजेवाला गांव है जो यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से जिलों में बहती है ये हम कई बार वो कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तारी हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार गिरफ्तारी कब हुई हरियाणा में, और दूसरी गिरफ्तारी कब हुई और कहाँ पर हुई। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी की पहली बार गिरफ्तारी कब हुई है भाई, पलवल के अंदर हुई है। कब हुई, 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 पलवल में। और दूसरी गिरफ्तारी कब हुई है, दूसरी गिरफ्तारी हुई है भाई 30 जुलाई 1919 को हिसार में। ठीक है, ये डेट याद करना। दूसरी गिरफ्तारी हिसार के अंदर 30 जुलाई 1919, पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप एंड तक देखेंगे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आपने यहाँ से क्या सीखा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके लिए, 444% नंबर आ गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया। यानी जो राजा हर्षवर्धन थे उसकी मृत्यु के बाद हरियाणा का जो भाई शासक रहा कौन सा वंश रहा है, तो किस वंश में चला गया था हरियाणा, गुज्जर प्रतिहार वंश में। ठीक है ना, तो क्या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा गुज्जर प्रतिहार वंश में चला गया। तो वर्धन वंश की स्थापना 5वीं सदी के अंत में, यानी 5वीं सदी के अंत में, और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, ये आसपास पुष्यवती द्वारा ही की गई। किसके द्वारा, पुष्यवती के द्वारा। पुष्यवती ने कौन से वंश की स्थापना की, वर्धन वंश की। तो पुष्यवती कौन थे भाई, हर्षवर्धन के पिता। तो जो क्या थे, ये क्या थे, हर्षवर्धन के पिता, जिसके 2 लड़के थे। कौन कौन से थे, एक तो हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन, एक इनकी पुत्री थी राजश्री। ठीक है, ये हम कई बार क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में हुआ, कौन से जिले में भाई पहली बार रोलैक्ट एक्ट का जो विरोध है वो किया गया। तो बताओ, अम्बाला के अंदर, अम्बालिका के अंदर। ठीक है, आमों की नगरी, मिक्सी नगरी बोला जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहली बार क्या किया गया, रोलैक्ट एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है, तो रोलैक्ट एक्ट का विरोध सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ है, तो हरियाणा के अम्बाला में। तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध उत्पन्न से परिस्थितियों का जो जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से तो मुंबई से क्या हुआ भाई, लाहौर आए थे।
और वहाँ से क्या 10 अप्रैल 1919 को पलवल जो आए थे वो रेलवे स्टेशन से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी महात्मा गांधी का जो हरियाणा में आने का जो आगमन है वो क्या था 10 अप्रैल 1919, यानी उसी समय आए थे जब ये रोल एक्ट का विरोध अम्बाला में हुआ है। ठीक है ना। और दूसरी गिरफ्तारी वो मैंने बता ही दी है। बताइए भाई कब हुई है? 30 जुलाई 1919। ठीक है, ये भी आप नोट करके चले। और यहाँ से जो नोट में पॉइंट बताया गया है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 की डेट आप सभी जानते हैं। अमृतसर कांड आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गोहाना सोनीपत के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे भाई? कौन थे बताओ? सेनानी थे भाई कौन थे? कन्हैया सिंह। तो कन्हैया सिंह बाग में ये उपस्थित थे। कौन? बताना भाई कौन थे ये उपस्थित कन्हैया सिंह बाग में? इतना तो आप यहाँ पे देख चुके होगे, तो ये तो बता दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जो आपके सामने है। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर के रक्षक बताओ भाई कौन होते हैं? सर्प यानी सांप। ठीक है, तो क्या है? सांप को खुश करने के लिए यानी सर्प को खुश करने के लिए ही ये क्या गोगा जो नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन पुरुष अपने आप को क्या भाई जंजीरों से पीटते हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा नवमी का जो क्या है त्यौहार है, भाद्रपद यानी भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना और डगीना नारनौल में भादो महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को ये उत्सव मनाया जाता है। तो गुगा पीर के गुरु का नाम पूछा जाए भाई, तो गुगा पीर के गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ। तो नोट में यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा है, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर सर्प के रक्षक समझे जाते हैं। हालांकि गोगा पीर गायों के रक्षक तथा सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गुगा नवमी का त्यौहार सांपों से संबंधित त्यौहार है। और गुरु गोगा पीर की पत्नी कौन थी भाई? श्रीयल देवी। ठीक है ना, गुरु गोगा पीर की पत्नी का नाम क्या था? श्रीयल देवी। ठीक है ना, आपने भजनों में भी सुना हुआ है श्रीयल देवी का जो किस्सा आता है। तो श्रीयल देवी का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से था भाई? सिरसा जिले से संबंधित बताया गया है। तो लोक देवता गोगा पीर की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था भाई। ठीक है ना, यानी क्या था? ये नीली घोड़ी वाले गोगा पीर जी महाराज है, जिसे क्या कहा जाता है? गोपा बापा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गो का क्या कहा जाएगा भाई? गोपा बापा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, हरियाणा में कौन सा एक भौगोलिक लक्षण नहीं है भाई? बताओ कौन सा नहीं है? निचली शिवालिक की पहाड़ियाँ, बांगर क्षेत्र, या फिर यमुना गगर का मैदान है, या चंबल घाटी। तो भाई बताना, हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बताओ भाई। चंबल घाटी नहीं है, क्योंकि हरियाणा जो सरकार है उसकी जो साइट है उसके अनुसार हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो बांगर का मैदान, या जो क्या बोला जाता है रेतीला मैदान, उसमें समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 230 से 350 मीटर है। गगर यमुना का मैदान जिसको हम जलोढ़ का मैदान बोलते हैं, उसे समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी बताई गई है? 300 मीटर से कम। तो अरावली पर्वत श्रेणियों से ऊंचाई कितनी बताई गई है? 300 से 600 मीटर। शिवालिक श्रेणियों से कितनी ऊंचाई बताई गई है? औसतन ऊंचाई 400 मीटर से अधिक। तो गिरिपीदीय मैदान से कितनी ऊंचाई बताई गई है? समुद्र तल की औसतन ऊंचाई 400 मीटर से कम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हरियाणा का लेखक है भाई उर्दू पत्रिका भारत प्रताप। तो उसका संपादक बताओ कौन है भाई? हरियाणा के लेखक हैं जो पत्रिका है उनकी कौन सी? भारत प्रताप। किसकी पत्रिका भाई? बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ भाई? गुड़ियानी गाँव है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या है? 14 नवंबर 1865 को इनका जन्म हुआ बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है, तो इनकी पत्रिका कौन सी थी? भारत प्रताप। तो इन्होंने कई अखबारों में बड़े बड़े रोचक लेख लिखे हैं। एक वर्ष बाद ये उर्दू को छोड़कर हिंदी लेख लिखने लगे। और हिंदी पात्र यानी हिंदी जो पत्र हिंदुस्तान से 1889 से 1891 तक इन्होंने हिंद बंगवासी, कौन सा भाई? हिंद बंगवासी से 1893 और 1898 तक, और भारत मित्र से 1899 से 1907 तक इनका संबंध रहा है। मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी थी भाई इनकी? शिव शंभू के चिट्ठे, यानी एक तो शिव शंभू के चिट्ठे थे, एक कौन सी थी भाई? उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेलत तमाशा। ठीक है, स्फुट कविता, तो स्फुट कविता, सॉरी दोस्तों, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त जो क्या है निबंधावली, ये इनकी क्या थी? मुख्य कृतियाँ यानी मुख्य रचनाएं। तो संपादन देख लो भाई, अखबार चुनार, कोनियूर, ये कई बार पूछा जाता है। कोनियूर किसका संपादक थे भाई? ये यानी किसकी पत्रिका थी ये आपकी हो जाएगी बाल मुकुंद गुप्त की, कई बार पूछी जाती है। भारत प्रताप ये भी आपकी क्या थी? उर्दू मासिक पत्रिका थी। तो भारत मित्र बंगवासी ये संपादक जो थे आपके, यानी जो पत्रिकाएं थी और किसके द्वारा ये संपादन की गई, ये आपको नोट करना है। तो अनुवाद देख लो भाई, तो ये क्या थे? रत्नावली,
और ये मेंडल बगनी, ये थे इनके क्या थे भाई अनुवाद। इनका निधन कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, 18 सितंबर 1907 को। नेक्स्ट आता है भाई तोमर वंश का जो अंतिम शासक है, दिल्ली का सिंहासन अपने जो दामाद है, यानी जो दामाद होता है आप सभी जानते कौन होता है, तो पृथ्वीराज चौहान को दे देता है। किसको भाई, किसको दे देता है, अनंगपाल तोमर दे देता है किसको, अपने दामाद को, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासन। ठीक है ना, ये इतना प्रश्न याद करोगे काफ़ी है। नेक्स्ट आता भाई 650 नंबर क्वेश्चन। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणवी एवं पत्रिका निकालती है, जिसका नाम बताओ क्या है। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है, तो इसका नाम क्या बताया गया, हरियाणा दर्शन, हरियाणा विकास, हरियाणा संवाद। यानी हरियाणा के अंदर अगर संवाद होगा, बातचीत होगी, तो वो क्या होगा भाई, लोक संबंध होंगे। ठीक है ना, सूचना बनेगी एक दूसरे से, भाषाएं चर्चा होंगी अलग अलग भाषाओं के अंदर, तो बताओ क्या बनेगा, हरियाणा संवाद बनेगा, तभी तो पत्रिकाएं निकलेंगी, तभी तो हमारी चर्चाएं होंगी। तो हरियाणा संवाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा संवाद की जो पत्रिका है ये कब निकाली गई भाई, बताओ कब प्रकाशित हुई है, 1975 में। ठीक है ना, ये 1975 में प्रकाशित हुई है, ये नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो भाई एक हरियाणवी फिल्म का नाम बताया गया पगड़ी द ओनर। तो पगड़ी द ओनर जो फिल्म है भाई, उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसके नाम है भाई, किसके नाम है, बलजिंदर कौर के नाम है भाई। पगड़ी द ओनर जो फिल्म के अंदर पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार था कौन सी अभिनेत्री को दिया गया, बलजिंदर कौर को। मार्च 2015 से लेकर जो टाइम पीरियड था भाई 2015 का, उसमें 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा बड़ी प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। राजीव गांधी भाटिया द्वारा निर्देशित फिल्म पगड़ी द ओनर, तो किसके द्वारा निर्देशित है भाई फिल्म, कौन थे इसके निर्देशक, राजीव भाटिया। ठीक है ना भाई, ये क्या था, पहला पुरस्कार था पगड़ी द ओनर पुरस्कार। ये जो फिल्म थी भाई क्या है, इसमें क्या पहला पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, ये फिल्म का नाम है, और इसमें कौन एक्टर थी, कौन अभिनेत्री थी, बलजिंदर कौर अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई उन 5 गांवों में से एक है, यानी 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था। कौन कौन से गांव में भाई जो युधिष्ठिर था वो दुर्योधन से लेना चाहता था। ठीक है, कौन से 5 गांव मांग रहे थे भाई, महाभारत का किस्सा है, बता दो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे, कौन कौन से, दिल्ली जिसका प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ, एक तो इंद्रप्रस्थ मानी, एक सोनप्रस्थ, एक क्या भाई बागपत। ठीक है, तो बागपत का प्राचीन नाम आपके सामने है, एक पानीपत यानी पनप्रस्थ, एक क्या तिलपत। ठीक है ना, तिलप्रस्थ। ये 5 चीज़ें मांगी थी भाई किसने, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, लेकिन ये चीज़ें नहीं दी, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, इसलिए महाभारत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो हरियाणा की संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं, भाई बताना कौन सा पुरस्कार है जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा भाई नहीं पेश किया, तो नहीं पेश किया जाता या नहीं दिया जाता, तो कौन सा पुरस्कार आ जाएगा, महाकवि कालिदास पुरस्कार। यानी जो बाकी पुरस्कार हैं जैसे कि महर्षि वाल्मीकि सम्मान पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, 2 लाख या 2.5 लाख, बताना भाई। जैसे कि महाकवि जो बाणभट्ट सम्मान पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए है, तो महर्षि वेदव्यास सम्मान में कितनी राशि है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो महर्षि वाल्मीकि सम्मान है इसमें कितनी राशि है, ठीक है ना, क्योंकि राशि पूछी जाती है। तो महाकवि जो कालिदास सम्मान है भाई ये क्या है, हरियाणवी संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता, तो ये किस अकादमी के द्वारा पेश किया जाता है, तो कौन सी अकादमी देती है भाई इस पुरस्कार को, बताओ, बता दो यार, इतना तो बताओ, इतने तो आप पढ़ते होगे, इतना भी नहीं बता वो कर सकते, बताया करो। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है भाई, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, बताओ भाई। यमुनानगर की, तो यमुनानगर किस किस के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, 2 राज्यों से नहीं बल्कि 3 राज्यों से लगती है भाई। इसने कितने राज्यों से पूछी, 2 राज्यों से, लेकिन इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यमुनानगर की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला बताओ, संतोष यादव। तो संतोष यादव भाई 1969 में जन्मे, यानी 1969 में इनका जन्म हुआ। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उप अधीक्षक संतोष यादव भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने भाई 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और सबसे युवा महिला है। ठीक है ना, इन्होंने
1848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी है भाई। 10 मई 1992 से लेकर इसी दिन 1993 को अपने इसी कीर्तिमान को ये क्या करती है, दोहराती है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित संतोष यादव अन्य खेलों में भी रुचि रखती है, ठीक है ना। तो अनीता कुंडू पहली भारतीय पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चीन तथा नेपाल दोनों तरफ से फतेह किया है। साथ ही अनीता कुंडू भाई इंसार से संबंधित है, ये नोट कर लेना। तो पहली महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को 3 बार फतेह किया। कितनी बार? 3 बार फतेह कर चुके हैं भाई। कौन? अनीता कुंडू, जो हिसार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो, वो बताओ भाई कहाँ पे। ये तो है, पहला कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? यमुनानगर में। दूसरा कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है ना। पहला को जो ये कलेसर है ये कब बना? 2003 में। और जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कब बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पहली क्लास में ये प्रश्न आपको बताया था। हरियाणा में पिलिया के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है भाई? यानी हरियाणा में पिलिया के अवसर पर क्या गाया जाता है भाई? पिलिया यानी किस अवसर पर गाया जाता है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हरियाणा में पिलिया के अवसर पर गाया जाएगा, यानी पिलिया किसके अवसर पर गाया जाएगा भाई? जन्म के अवसर पर, यानी बच्चे के जन्म के अवसर पर पिलिया दिया जाता है। तो जन्म के समय गीत, परिवार में पुत्र के जन्म के अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के नाम भी बता दिए भाई। जच्चा, सोर, बधाई, दाई, आसिफ, पिलिया के गीत गाए जाते हैं। हरियाणा गीत परंपरा कोरवी भाषा से प्रभावित है भाई। जो हरियाणा में गीत परंपरा चली हुई है वो कौन सी भाषा से प्रभावित है? कोरवी भाषा से प्रभावित है। बाबुल देश जाइयो प्रदेश जाइयो, गोरी का बरतू ढूंढियो, जो नामक लोकगीत हैं लड़कियों के विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बाबुल देश जाइयो प्रदेश जाइयो, गोरी का बरतू ढूंढियो, ठीक है। ये देखो कैसे गीत गाए जाते थे, लेकिन आज के गीत देखो कैसे हैं ने, तेरी पतली कमर वाले, कितने बदमाश गीत हैं। तो पोला ओड जच्चा बुंड, जो क्या मुंडला बेटी नामक लोकगीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी पोला ओड जच्चा मुंडला बेटी, ये गीत गाए जाते हैं भाई बच्चे के जन्म पर। हरियाणा की झूमर नृत्य शैली युवा युवायत महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो झूमर नृत्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई? गिद्धा। तो कौन से नृत्य को हरियाणा गिद्धा बोला जाता है? झूमर नृत्य को। तो हरियाणा में औरतों द्वारा पनघट पर गाए जाने वाले गीतों में कौन सा रस प्रदान होता है भाई? संग्रह रस, ठीक है ना। हरियाणा की जो औरत है वो क्या पनघट पर जो गीत गाती है उनमें कौन सा रस लेके गाती है? संग्रह रस को लेकर गाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 658 नंबर क्वेश्चन। तो 658 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? हरियाणा सरकार ने भाई 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए की अध्यक्षता में, यानी किसकी अध्यक्षता में भाई एक आयोग की स्थापना करी? बताओ किसकी अध्यक्षता में? जे.सी. शाह आयोग। तो जे.सी. शाह आयोग भाई जो क्या राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बोलो या जे.सी. शाह आयोग बोलो। तो इसके समय भाई क्या हुआ था? तो ये बैठक हुई थी, ठीक है ना भाई, बैठक हुई है। तो ये बैठक कब हुई है भाई? जे.सी. शाह आयोग की 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है ना। तो हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में हुआ भाई 1 नवंबर 1966 को। हम कई बार बता चुके हैं, भारतीय संविधान के 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाती है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल देख लो भाई। हरियाणा में उस समय 7 जिले थे जब हरियाणा बना। तो पहला सबसे बड़ा जिला हमारा हिसार था, 13,891 वर्ग किलोमीटर के साथ बना हुआ था। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला 2712 वर्ग किलोमीटर के साथ जींद जिला था। तो देख लो भाई, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहला जिला कौन सा था बताओ भाई? अम्बाला जिला पहला जिला हो जाएगा, प्राचीन जिला। तो हरियाणवी की सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है भाई? बांगरू बोली हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बांगरू बोली हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। तो बांगरू बोली है जो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाएगी, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ये क्योंकि जो कीर्तिमान है भाई बांगरू जो हरियाणवी जो बोली है उसका किसको जाता है? डॉक्टर गिरीश सेन, डॉक्टर सत्य गुप्ता और डॉक्टर धीरज वर्मा को, ठीक है ना। ये क्या है? एक क्षेत्र विशेष बोली है, ठीक है, ये नोट करके चलेंगे आप। कालका शिमला भाई रेलवे ट्रंक यानी रेलवे ट्रैक है जो विश्व विरासत स्थलों में से एक है भाई। कब बना ये? 1898 में। कब बना दोस्तों? 1898 में। नेक्स्ट आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित है भाई शब्द सिंधु या 7 नदियों पे नहीं आता? बताओ कौन सा भाई? मारकंडा, ठीक है। तो जो मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया जो बाढ़ का मैदान है उसको क्या कहा जाएगा? ये बताओ भाई।
मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? बता दो यार, क्या बोला जाएगा? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टांगरी नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान, बता दियो, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम भाई 14वीं सदी में किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई? जो क्या थे? नाम स्त्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया। बताओ, फिरोज शाह तुगलक के समय की बात हो रही है, ठीक है ना। ये भी आपको जान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? भाई बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता हुई, उसमें 2 पदक कौन लेकर आए? बजरंग पुनिया लेके आए, ठीक है ना। कोच कौन थे भाई इनके? तो कोच का नाम था भाई सेको बेनितिनिडेस, ठीक है ना। ये नाम देख लेना। इनका जन्म कब हुआ भाई? 26 फरवरी 1994 में। कौन से गांव में? खुंडान गांव में। खुंडान गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। स्वर्ण पदक भाई 2018 में जगराता यानी एशियन गेम्स में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक 2018 में। गोल्ड कोस्ट जो क्या राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उन्होंने जीता है। तो रजत पदक 2018 में भाई बुडापेस्ट यानी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, ठीक है। यानी 2018 की जो प्रतियोगिता है भाई ये क्या है? पदक जीते हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, जो रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि को सम्मान देते हैं, कौन से कवि को सम्मान देते हैं भाई? लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद के बारे में जानते हो कि भाई हरियाणा के सूर्य कवि, जाटी कला गांव सोनीपत में जामे कौन? सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है ना। जाटी गांव आपने सुना होगा। क्या है? हर रागनी में पंडित लक्ष्मी चंद अपने गांव का जिक्र जरूर करते थे, जाटी गांव का जिक्र करते थे, जाटी कला में जन्मे। तो इनके सांग पूछे जाते हैं भाई, शकुंतला सांग, राजा भोज, गोपीचंद और भर्तरी, हरिश्चंद्र, द्रौपदी, चीर, रण, किचक, विराट, सत्यवान, सावित्री। कई बार पूछा गया। नल दंपति, उर्वा और अनिरुद्ध, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद को शास्त्रों और पुराण और वेदों का ज्ञान था। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए, बताओ भाई। वेदों आदि का ज्ञान था। पंडित कौन थे? पंडित टीकाराम, रोहतक के टिटोली गांव तथा रघुवीर शास्त्री जो थे बरसाना गांव से ये, ठीक है ना। ये क्या थे भाई? इनको शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था? पंडित टीकाराम। तो गुरु का नाम क्या था भाई? पंडित टीकाराम। और एक और इनका जो गुरु था दूसरा कवि सॉरी दोस्तों, दूसरा गुरु कौन थे भाई? रघुवीर शास्त्री। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यही आता है। पंडित लक्ष्मीचंद को जो शास्त्रों और पुराण और वेदों का ज्ञान देते थे, यानी जो उनके गुरु उनका नाम पूछा जाता है, तो पंडित टीकाराम ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से हरियाणा सरकार गांव अटरेना कहाँ पे आता है? सोनीपत में। तो सोनीपत कला व संस्कृति विश्वविद्यालय बना रही है कौन से गांव में? अटरेना, सोनीपत में। इनके नाम से भाई क्या हरियाणा सरकार है जो ये भाई संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। पंडित लक्ष्मीचंद का प्रिय छंद पूछा जाए, कौन सा था भाई? डोली छंद। पंडित लक्ष्मीचंद निरक्षर यानी अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी क्या थे भाई? ये फिर भी क्या करते थे? बड़े बड़े सांग रच दिए भाई इन्होंने। इतनी अच्छी रागनियाँ गाई हैं, आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते जो इनके विचार थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद के जो क्या थे भाई? पुराण और वेदों का ज्ञान देने वाले व्यक्तियों के नाम पंडित टीकाराम कई बार पूछा गया है। एक दूसरे थे भाई कौन? रघुवीर शास्त्री। लेकिन जो आपका क्वेश्चन आता है, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम तो मान सिंह। कौन थे भाई? मान सिंह के ये चेले थे। नेक्स्ट टाइम मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान आक्रमण कराया, कब कराया भाई? मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कद आक्रमण बोल दिया? 1014 में आक्रमण बोल दिया। तो कई साथी ने कहा करें हिंदी में ना पढ़ाया करो जी, हरियाणवी में पढ़ाया करो। तो हरियाणवी में पढ़ाना थोड़ा एक देसी लहजा बना है, मज़ा भी आवा है, लेकिन हिंदी में कई बार क्या हो जाए, शब्द भी चुक हो जाए, आगे पीछे हो जाए। लेकिन क्या करें भाई, हिंदी ज़रूरी है। कई साथी हिंदी को पसंद करते हैं और कई साथी हमारे जो लोकल हैं वो हरियाणवी को पसंद करते हैं, तो इसलिए मिक्स चलता है। तो आप चिंता न करें भाई, आपके सामने क्वेश्चन तो है, अगर कुछ भी छूटता है तो आपके सामने लिखा होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, गलती सलती होती है भाई, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। और जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तब तक हम सीखेंगे भी नहीं। और सीखना ही जीवन का ये लक्ष्य रखो भाई, हमने सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, जो भी गलतियां करता है वही इंसान आगे बढ़ता है। जब तक आप अपनी गलतियां छुपाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो नेक्स्ट आता है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे भाई? शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है दोस्तों? हरियाणा के थानेसर में। कड़ा है हरियाणा के थानेसर में। ये भी आपके लिए कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आता है भाई, हरियाणा में पंचकुला IT पार्क किस वर्ष में बना भाई? 2008 में। हरियाणा के अंदर जो
IT पार्क बनाया गया है कहाँ पे, पंचकुला में। कब बना, 2008 में। तो कितने किलो में फैला हुआ है ये, 14 एकड़ यानी 14 किलो के अंदर ये बनाया गया है। कौन सा पार्क, IT पार्क पंचकुला, 2008 में। गजब के क्वेश्चन है यार। तो हरियाणा में जो मानसून है भाई किसके दौरान, यानी सार्वण मास जिसको हम सावन बोलते हैं, चमकीला चांदनी रात की तृतीया को मनाए जाने वाले त्यौहार। भाई अब क्या है, हमारा सावन लगा हुआ है, सावन के महीने में कोथली आती है, कोथली आती है, मामा लेकर आया कर कोथली, सीधी बात बतावा, ठीक है ना, मामिया के द्वारा कोथली ली जाती है। तो मामे कोथली लेकर आवा है सावन के महीने में। तो सावन के महीने में एक त्यौहार भी आवा है, कौन सा भाई, तीज त्यौहार, ठीक है। कौन सा त्यौहार आवा है, तीज त्यौहार आवा है। तो तीज का त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। यह कि एक कहावत प्रसिद्ध है हरियाणा में, जो कहावत प्रसिद्ध है, कौन सी, तीज त्यौहार है बावड़ी ले डूबी गणगौर। देख लो भाई आगे भी जो क्वेश्चन जबरदस्त प्रश्न मिलेंगे आपने, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तीज का त्यौहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। भाई सावन में क्या है, जो बौछार है वर्षा की वो चलती फिरती रहती है, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या है, तीज आती है तो आपको वर्षा का संकेत देती है, यानी बारिश का समय बताती है। गुरुग्राम जिले का नाम भाई किसके नाम पे आया है, द्रोणाचार्य के नाम पे। पहले इस जो गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर क्या किया गया, गुड़गांव कर दिया गया, ठीक है ना। पहले द्रोणाचार्य था, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, गुड़गांव, गुड़गांव से गुरुग्राम, ठीक है ना। ये नाम आपको पता होना चाहिए। 2016 में इसका नाम क्या किया गया, गुरुग्राम किया गया। ये हरियाणा की मेडी सिटी है, मिलेनियम सिटी है, ठीक है। तो गुरुग्राम जिले के बारे में, तो गुरुग्राम जो जिला है वो किसके द्वारा बसाया गया, गुरुग्राम जिला आपका गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाई गई नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है। तो किसके साथ जोड़ेगा भाई, बताओ, आम के बाग। तो आमों की नगरी किसको बोला जाता है, तो आमों की नगरी भाई अम्बाड़ा को बोलते होगे, जिसका प्राचीन नाम है अम्बाड़ी का, ठीक है ना। आमों की नगरी, वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी, ठीक है, ये बोले जाते हैं अम्बाला को। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने करी, तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना नेक चंद सैनी ने करी थी। किसने करी भाई, नेक चंद सैनी को पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है 1984 में। तो इनका निधन कब हुआ भाई, नेक चंद सैनी का 12 जून 2015 को इनका निधन हो गया, ठीक है। तो रॉक गार्डन जो सुखना झील के पास है चंडीगढ़ में, कितने किलो में फैला हुआ है, 40 एकड़ में, 40 किलो में ये बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, किस अनुच्छेद के तहत भाई उच्च न्यायालयों को जो मौलिक एवं अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, 226। किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, राइट्स प्राप्त होता है, 226 अनुच्छेद में होता है, ठीक है। ये भी खास प्रश्न है भाई। राणा नियंत्रण, तो राणा नियंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणा कवि की किसकी रचना, खुशीराम की, ठीक है। क्वेश्चन आया था हमारे सामने, निम्न में से कौन सी रचना खुशीराम की नहीं है। तीनों रचनाएं दी गई थी, राणा नियंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित। एक रचना ऐड की गई थी किसकी, सूरसागर की। तो आपको पता होगा भाई किसकी रचनाएं हैं, सभी खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी को क्या बोलते हैं भाई, डाबर मिट्टी कहा जाता है हरियाणा के जो थानेसर में पाई जाती है। यह मिट्टी राज्य की वर्षा सिंचित नदियों के किनारे पाई जाती है, ठीक है ना। इस मिट्टी में चिकनाई की प्रधानता होती है, सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, डाबर मिट्टी में चिकनाई पाई जाती है। तो भाई इस मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है, किस किस फसल के लिए उपयोगी है डाबर मिट्टी, चावल, गेहूं, चना, जौ के लिए उपयोगी रहेगी, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति कौन सी होती है भाई, सांझी कलाकृति गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। सांध्य की देवी जिसे आश्विन के प्रथम नवरात्र के दिन गोबर तथा मिट्टी के सितारों की सहायता से इस तरीके के रूप में दीवार पर चिपकाया जाता है, यह मिट्टी के रंगीन आभूषणों से सजाया जाता है। सांध्य यानी रात के समय लड़कियां इसकी क्या लेती हैं भाई, स्तुति में गीत गाती हैं तथा भोग यानी भोग लगाकर क्या करती है, पूजा करती है। इसके साथ इसकी दासी यानी बम्बी को भी क्या कर दिया जाता है, चिता के अंदर क्या कर दिया जाता है भाई, जो दशहरा का दिन होता है उसको जलाया जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक सी बात है यार, कई बार देखते हैं ये, इन चीज़ों का तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो हरियाणा में भाई इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है भाई, यानी एरिया के अनुसार सबसे कम वन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहाबाद,
ठीक है ना, फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर, भाई हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल जो राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में किस व्यक्ति का रहा है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967 में। किसके समय भाई? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के समय ही लगा था पहली बार, ठीक है, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। और उस समय भाई हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे लंबा समय तक ये क्या रहे थे? हमारे राज्यपाल रह चुके हैं। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, जो 25 सितंबर 1967 से लेकर 26 मई 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहते हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने 3 वर्ष तक प्रतिदिन वेतन के आधार पर कार्य किया। भाई वेतन के आधार पर इन्होंने कार्य किया प्रतिदिन। अपना कार्यकाल पूर्ण होने यानी पूरा करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री BN चक्रवर्ती, ठीक है, कार्यकाल पूरा करने वाले हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं भाई अपना, कौन? BN चक्रवर्ती। तो राज्यपाल BN चक्रवर्ती हरियाणा के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो क्या है भाई? तो क्या जिनके नाम पर राज्य में स्थित एक नहर है। कौन सी नहर? भिवानी। तो क्या भिवानी नहर किसके नाम पे है? BN चक्रवर्ती के नाम पर, हरियाणा के एकमात्र राज्यपाल के नाम पर। आज का अंतिम प्रश्न देख लो भाई, 680 प्रश्न, ठीक है। तो 680 प्रश्न देखो। 1 नवंबर 1979 को हरियाणा के इस जिले यानी कौन से जिले का? यानी करनाल जिले से निकाला गया था। 24 मई 1991 को इसे वापस करनाल जिले में मिलाया गया। 1 जनवरी 1992 को पुनः एक पृथक जिला बनाया गया। तो कौन सा जिला ऐसा भाई जो करनाल से निकला और 24 जुलाई 1991 को वापस करनाल में मिला लिया गया और 1 जनवरी 1992 को पुनः यानी दोबारा से पृथक जिला बना दिया गया, अलग जिला बना दिया गया। कौन सा जिला ऐसा है? पानीपत जिला है भाई। करनाल से निकला एकमात्र जिला है जिसका गठन 2 बार हो चुका है। तो पानीपत जिले को 1 नवंबर 1979 को करनाल से निकाला गया यानी अलग कर दिया गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिलाया गया और 1 जनवरी 1992 को यह फिर से अलग जिला बना, ठीक है। ये डेट याद कर लेना भाई। हम क्वेश्चन कर चुके हैं 680। अब मेरे से ये शिकायत रहती है कि सर आप लंबी वीडियो नहीं बनाते भाई। आधे घंटे की यानी 30 मिनट 22 मिनट जो 17 मिनट 15 मिनट की वीडियो क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि ग्रुप डी का पेपर कब होगा आपका? ग्रुप डी का पेपर होगा भाई आपका सितंबर, अकॉर्डिंग टू अपडेट है, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये आपका एग्ज़ाम जाएगा ही जाएगा। सितंबर की तैयारी करके चलोगे ना आप तो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर सितंबर में भी होगा ना तो अभी समय है। और इस समय के अकॉर्डिंग अगर मैं एक ही साथ क्या है सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और एक साथ कंप्लीट कर देंगे, दोबारा आप खोल के नहीं देखोगे। अगर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपके जहन में भी रहेंगे, दिमाग में रहेंगे ये प्रश्न। तो आप पे डिपेंड है भाई, मैं तो आपके अकॉर्डिंग चला हूँ। अगर आप कहेंगे सर कि आप क्या पूरा एक ही क्लास में करवा दो या 1 घंटा की क्लास करवा दो तो वो भी देख लेंगे, लेकिन अब तो समापन की ओर है। 680 आ चुके हैं, 1000 हमने कंप्लीट करने, तो टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो भाई प्रैक्टिस करते रहो, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रिवीजन पे। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको मजबूत कर लो। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिनका CET में स्कोर यानी जो क्या किए गए हैं स्क्रीनशॉट जो आए हैं उनके सामने भाई किन किन का नंबर आया है, 65 पे लगभग क्या गई है, लिस्ट गई है। तो वो अपना मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें भाई। जिनका नाम नहीं आया उनको भाई हौसला नहीं हारना, वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की अपनी तैयारी को खींच के लें। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।